हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। आप सबका स्वागत करते हैं आज के सेशन में। जैसा कि दोस्तों लास्ट सेशन में हमने एनर्जी के कंसेप्ट के बारे में देख लिया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और आपका प्रिंसिपल क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या है और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। आज के डिस्कशन में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन है वो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एक 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है। तो एक सेकंड पश्चात उसकी स्थितिज गतिज व कुल ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। मान के चलिए यहाँ से आपने इस पिंड को ऊपर की ओर फेंका, तो एक सेकंड बाद वो कुछ यहाँ से यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर ये ऊंचाई वो h तय करता है, तो इस वाले लोकेशन पे आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ज्ञात करनी है। अब बात आती है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दोस्तों, वो होती है mgh। m हमें पता है कितना, 100 किलोग्राम। g का मान हमें पता है, g कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात आती है g की। अगर गति ऊपर की ओर है तो g क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव। ठीक है, गति के समीकरणों में। दूसरी चीज हमें बस h निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, गति का दूसरे समीकरण जो है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि गति का है ऊपर की ओर, इसलिए माइनस लगाया है। तो u हमें पता है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। t कितना है, एक सेकंड बाद पूछा है। g कितना है 9.81 और t कितना है 1। जब सॉल्व किया तो वो ऊंचाई कितनी निकल के आई दोस्तों, वो निकल के आई 45.1 मीटर। तो इस ऊंचाई पे रहेगा पिंड कितनी देर बाद, एक सेकंड बाद। तब इस ऊंचाई पे रहेगा तो ऊर्जा कितनी रहेगी, पी एम जी एच। एम कितना है 100, जी कितना है 9.81, एच कितना है 45.1। तो टोटल एनर्जी निकल के आई 44,243.20 जूल। जूल क्यों, क्योंकि एनर्जी को हम किस में डिनोट करते हैं, जूल में। अब इसी एक सेकंड पे हमें काइनेटिक एनर्जी देखनी है। तो हमें इस एक सेकंड पे पहले क्या देखना पड़ेगा, उसका वेग कितना है, क्योंकि u जो है वो यहाँ का वेग है, ना कि यहाँ पे। अब पिंड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे उसका वेग कितना होगा। तो उसके लिए क्या, वही गति का प्रथम समीकरण काम में लेंगे दोस्तों। तो गति का जो प्रथम समीकरण है v बराबर u माइनस जी टी। तो u कितना है 50 प्रारंभिक, g कितना है 9.81 और t कितना है 1। तो एक सेकंड पश्चात जो वस्तु का वेग होगा वो होगा 40.19 मीटर पर सेकंड। वो इतने वेग से ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। के ई बराबर हाफ, एम कितना है 100 और वी कितना है 40.19 स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे आया 80,761.80 जूल। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये दोनों के बराबर होती है। ये आपका के ई है दोस्तों, टी गलत आ गया लिखने में, के ई है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो टी बराबर काइनेटिक एनर्जी ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। जब सॉल्व किया इसको तो टोटल जो एनर्जी निकल के आई वो आई 1,25,005 जूल, जिसको आप किलो जूल में भी लिख सकते हो, 125.005 किलो जूल। तो ये आपकी टोटल एनर्जी आई। तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी का कंसेप्ट भी लगा और दूसरा गति के समीकरण भी काम आए। जैसा कि लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों कि एनर्जी के साथ साथ आपको गति के समीकरणों का भी यूज आना बहुत जरूरी है। अब इसी क्रम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो हम दोनों कंसेप्ट इसके डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका कि एक बंदूक से एक गोली दागी जाती है जो 20 सेंटीमीटर के लकड़ी के तख्ते में धंसकर अपना 40% वेग खो देती है। तो बताइए यह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी और तय करेगी। तो पहले हम देखते हैं मेथड दूसरा हमारा, जो एनर्जी मेथड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे। तो एनर्जी मेथड क्या कहता है, माना देखो गोली का द्रव्यमान हमने मान लिया कितना m, गोली का प्रारंभिक वेग माना कितना u। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कोई गोली चलाई जाती है, उसने ना तो हमें प्रारंभिक वेग दिया ना उसका द्रव्यमान दिया, बस उसने बोल दिया कि तख्ते में घुसती है 20 सेंटीमीटर मोटे में और 40% आपका अपना वेग खो देती है, बस यही डाटा है। तो अगर वो 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर, बात एक ये कि तख्ते में घुसती है तो 40% वेग खो देगी। तो मान के चलिए ये आपकी गोली है, ठीक है, ये चली और ये आपका तख्ता है जिसकी मोटाई कितनी है 0.2 मीटर। यहाँ से वो इसमें धसी और निकलते टाइम उसका वेग कितना होगा, 40% खोने के बाद 0.6 u। इस वेग से वो बाहर निकलेगी और यहाँ पे वेग कितना है उसका u। तो यहाँ पे जो, अब वही चीज, तो ये क्यों हुआ, जो तख्ते का प्रतिरोध है उसने कुछ ना कुछ कार्य किया है, किस लिए, अवरुद्ध उत्पन्न करने के लिए। जो तख्ते का प्रतिरोध है
उसने कुछ कार्य किया है, अब वो जो कार्य है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही कार्य एनर्जी या कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो वो कार्य कितना होगा, बल इंटू दूरी, तो दूरी तो वो कितनी तय कर रही है 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। माना हमने कि जो आपका तख्ता है उसका प्रतिरोध क्या है, एक समान आर, और उसके कारण जो मंदन उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, ए। तो 0.2 मीटर गोली धंसने में जो प्रतिरोध है वो कितना कार्य करेगा, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर करेगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है u1 और अंतिम क्या होगा 0.6 u। अभी देखा था हमने डायग्राम की मदद से। तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम 0.6 u स्क्वायर, और वो किसका बराबर होगा, बल या प्रतिरोध कितना होगा m इंटू रिटार्डेशन ए, और दूरी 0.2 है तो एम ए इंटू 0.2 है। जब सॉल्व किया तो ये निकल के आया 16 u स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट की बात है, यूनिट तो आप बाद में भी यूज में ले सकते हो या सिंपली यूनिट लिख सकते हो। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अब स्थिति उसने बोला है कि गोली यहाँ से चली, देखो पहले समझना, गोली यहाँ से चली, इस तख्ते में घुसी और यहाँ से 0.6 से निकली। अब जो गोली का लक्ष्य है वो ये नहीं है, लक्ष्य कहीं यहाँ पे है, तो गोली अपने लक्ष्य में जाएगी और यहाँ पे जाके विरामावस्था में जा रही है। तो उसने पूछा है कि लक्ष्य तक जाने में और कितना चलेगी, एस डैश या एस मान लो। तो यहाँ पे जाने के बाद गोली का वेग क्या हो जाएगा, 0। अब इस वाली कंडीशन के लिए तो u क्या था, प्रारंभिक, और 0.6 u क्या था, अंतिम। अब स्थिति इस वाली के लिए क्या होगा, स्थिति इस वाली के लिए क्या होगा, ये तो होगा आपका प्रारंभिक और ये होगा अंतिम, ठीक है। लेकिन प्रतिरोध इस तख्ते का और इस तख्ते का दोनों का समान है, तो प्रतिरोध समान है तो आपका जो मंदन होगा वो भी समान होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए, उस केस में क्या है, उस केस में ये है कि गोली को लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात जो अंतिम वेग हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 0 है, प्रारंभिक कितना होगा 0.6, तो वही प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, सेम चीज। तो जब अब की बार प्रतिरोध कितना, आर इंटू एस डैश, एस डैश हमने वो तय दूरी मान ली है, तो एम ए इंटू एस डैश। अब प्रारंभिक वेग 0.6 यू होगा तो हाफ इंटू 0.36 एम यू स्क्वायर, और अंतिम वेग क्या है 0, तो ये तो कितना हो जाएगा 0 सिंपली। जब सॉल्व किया तो ये आया, और ए का मान हमने कहाँ से, वहाँ से ऊपर रख लिया। ए का मान कितना था, ए का मान था 16 यू स्क्वायर, इसको यहाँ पे रखा, सॉल्व किया इसको। तो सॉल्व करने के बाद जो तय दूरी है कि भाई फाइनली अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने में वो इतनी दूरी और तय करेगी, कितनी आई वो सॉल्व करने में 1.125 सेंटीमीटर। तो ये आपकी अंतिम तय दूरी होगी दोस्तों गोली के द्वारा। आशा करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको कुछ समझ में आया इसमें। अब ये तो बात हुई आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कार्य ऊर्जा प्रमेय से। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली गति के समीकरणों से भी हल कर सकते हो, कैसे देखते हैं। देखो गति के समीकरणों से कैसे हल कर सकते हैं, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि एक गोली है जिसे दागा जाता है जो 20 सेंटीमीटर के लकड़ी के तख्ते में धंसकर 40% वेग खो देती है, तो बताइए वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करेगी। इसको हम दो स्थितियों में, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे पहली स्थिति तो ये कि गोली चली, प्रारंभिक वेग u से माना, गोली का द्रव्यमान मान लिया कितना m, और ये तख्ते में जाके घुसी, तो तख्ते का प्रतिरोध माना कितना है r, और उसके कारण मंदन कितना है a। अब तख्ते से बाहर निकली किससे, 0.6 u से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में वो जब गोली यहाँ चली तो उसने ये दूरी तय की अंदर, इसी में अवरुद्ध उत्पन्न हुआ। तो इसका जो अवरुद्ध है आर, उसने कितना मंदन लगाया होगा वो निकाल लें हम पहले। तो वो निकाला हमने कहाँ से, गति के तीसरे समीकरण से, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर माइनस 2as। वी हमें पता है कितना है 0.6, यू कितना है u, और s कितना है 0.2 मीटर। तो यहाँ से a कितना है 16 यू स्क्वायर। अब दूसरी स्थिति क्या है कि तख्ते से तो निकल गई वो, कितने वेग से, इतने से। अब फाइनली लक्ष्य पे जाके लगेगी, और लक्ष्य पे जाएगी तो अंतिम वेग क्या होगा 0, और वो कुछ दूरी तय करेगी। लेकिन इसका प्रतिरोध कितना था, अब मंदन कितना है ए, तो वो इसी मंदन से घटती हुई जाएगी और फाइनली लास्ट में जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, फिर वही दूरी है हमारे पास, अंतिम और प्रारंभिक वेग है, और ए है। तो गति का फिर से तृतीय समीकरण वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ए क्या है, त्वरण नहीं है, मंदन है, इसलिए हम ए काम में माइनस का ले रहे हैं। तो वी फाइनल 0 होगा। अब फिर हमने इक्वेशन लगाई, इक्वेशन सॉल्व की, u बराबर कितना है 0.6, वी 0, ए का मान रख दिया एस। तो सॉल्व किया जब हमने, तो सॉल्व करने पे पुनः दोस्तों एस का मान हमारा कितना आया 1.125 सेंटीमीटर। तो आप इस क्वेश्चन को गति के समीकरण के साथ भी हल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना
अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा है कि भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय का यूज करते हुए करिए, तब तो वो एनर्जी वाला मेथड काम में लेना है। और अगर उसने कुछ ऐसा नहीं बोला तो आपके ऊपर है चॉइस कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहो, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। वो जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये आपका संवेग के नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम, मोमेंट कंजर्वेशन का नियम। मोमेंट कंजर्वेशन का जो नियम है वो क्या होता है कि किस टक्कर से पहले जो संवेग होता है वो टक्कर के बाद संवेग के बराबर होता है। दूसरी चीज, आप अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं एक बार पहले, तब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि एक 20 मीटर पर सेकंड के से गतिमान गोला क्षैतिज में गतिमान है, 15 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम के दो भागों में फट जाता है। बड़ा भाग 15 मीटर पर सेकंड से उसी दिशा में गति करता है और दूसरे भाग का हमें वेग और गति की दिशा ज्ञात करनी है, तथा साथ के साथ में क्या, विस्फोट के कारण उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई गोला था एक, ठीक है, वो फट के दो गोलों में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने बताया, अगर गति की बात करें तो हमेशा जो संवेग होगा क्या होता है, संवेग होता है P बराबर एम वी, P बराबर एम वी, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। एफ इंटू वी मत कर देना गलती से, ये नहीं है, ये क्या है, एफ इंटू वी, ये होती है आपकी पावर। कहीं आपके दिमाग में आ जाए एफ इंटू वी, नहीं, एफ इंटू वी नहीं है दोस्तों। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, और बल इंटू वेलोसिटी होती है आपकी पावर। तो जो संवेग है, संवेग आपका हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी चीज़ से पहले का संवेग और उस चीज़ के होने के बाद का संवेग, दोनों क्या होते हैं, बराबर। कहने का मतलब क्या है, गोले के फटने से पहले का संवेग और गोले के फटने के बाद के संवेग का क्या होगा, बराबर होगा। अब उसने पहली की स्थिति बता दी, भाई क्षैतिज चल रहा है, तो माना इस गोले का क्षैतिज वेग u बराबर कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, कुल द्रव्यमान m। अब गोला दो भागों में फटा है, एक तो 10 किलोग्राम में और एक 15, तो m1 माना 15 है और m2 कितना है, 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम का गोला था। ये तो बात हुई फटने से पहले की। अब ये क्या है, ये फटने की स्थिति है और उसके बाद की स्थिति। उसके बाद की स्थिति देखते हैं कि भाई m1 15 किलोग्राम का गोला, तो उसी दिशा में कितने से जा रहा है, माना उसका वेग कितना है, v1, और कितना दिया है, 15 मीटर पर सेकंड। देखिए क्वेश्चन में कि जो बड़ा गोला है वो 15 मीटर पर सेकंड से उसी दिशा में गति करता है, और बड़ा वाला गोला कितने का है, 15 किलोग्राम का। अब उसने बोला है कि भाई दूसरा जो गोला है वो 10 किलोग्राम का, माना दूसरा गोला ये है m2 10 किलोग्राम का, उसकी वेग का मान और उसकी दिशा। अब हमें नहीं पता कि वो किस दिशा में जा रहा है। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते दोस्तों कि वो ऊर्ध्वाधर जा रहा है या हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो हम ये मानेंगे कि क्षैतिज से वो किसी एंगल थीटा पे जा रहा है, और किसका वेग है कितना, v2। जब वेग v2 है तो क्षैतिज घटक कितना होगा, v2 cos थीटा, और वर्टिकल घटक कितना होगा, v2 sin थीटा। ध्यान रखना कि संवेग हमेशा संचित होगा, चाहे दिशाएं कोई सी भी हो। चाहे आप अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में संवेग संरक्षित होगा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो वहाँ पे भी संवेग संरक्षित होगा। आप किसी एंगल पे देखोगे तो उस एंगल पे आने वाले सारे संवेग क्या होंगे, संरक्षित होंगे। कहने का क्या मतलब है, अगर ये इधर देखोगे तो इस दिशा में सारा संवेग संरक्षित होगा, इस दिशा में देखोगे यहाँ पे संरक्षित संवेग होगा, अगर इस दिशा में देखोगे यहाँ पे संवेग संरक्षित होगा। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि इसको दो अक्षों में डिवाइड करेंगे और दोनों में संवेग को क्या रखेंगे, संरक्षित। पहला है क्षैतिज दिशा में, तो अगर क्षैतिज दिशा की बात करें तो गोला से फटने से पहले का संवेग और गोले के फटने के बाद का संवेग क्या होगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, m इंटू यू या m1 प्लस m2 u, इसका इसी दिशा में संवेग है m1 v1, लेकिन इस वाले गोले का इस दिशा में कितना है, m2 इंटू v2 cos थीटा। तो देखिए इसका तो m1 प्लस m2 u, इसका m1 v1 प्लस m2 v2, और v2 का कितना है, v2 cos थीटा। ध्यान रखना है यहाँ पे ये क्या है, v2 cos थीटा। तो टोटल वेग ये कितना है u, और टोटल द्रव्यमान कितना है 10 प्लस 15 25, ये कितना है 15, तो m1 और v1 कितना है 15, m2 कितना है 10 और v2 cos थीटा। जब सॉल्व किया तो v2 cos थीटा निकल के आया 27.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो बात हुई आपकी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की। और अब बात करेंगे किसकी, वर्टिकल की, ऊर्ध्वाधर की। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये जो गोला है,
ये जो गोला है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, इस दिशा में गति नहीं कर रहा, तो इस दिशा में वेग कितना है इसका, 0। ये गोला है इसी दिशा में जा रहा है, इस दिशा में कोई गति कर रहा है क्या, नहीं, 0। लेकिन ये जो गोला है ये इस दिशा में भी गति, मतलब इस दिशा में जा रहा है, तो इसका एक घटक ये है और दूसरा घटक ये, तो इसका वेग इस दिशा में भी है और इस दिशा में भी है। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो अगर ऊर्ध्वाधर संवेग की बात करें तो m1 प्लस m2, इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना था, 0। m1 15 था तो वेग कितना है, 0। m2 है 10 किलोग्राम का और ऊर्ध्वाधर में कितना है, v2 साइन थीटा। जब ये 0 ये 0 तो टोटल क्या हो गया, 0। तो वेग तो 0 होगा नहीं, द्रव्यमान 0 है नहीं, तो क्या होगा, साइन थीटा 0, दैट मीन थीटा 0। इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब ये निकला दोस्तों कि जो गोला फटेगा उसके बाद दो गोले जो कन्वर्ट होंगे, एक तो जा ही रहा है हॉरिजॉन्टली, ये भी कहाँ जाएगा, हॉरिजॉन्टल दिशा में, और किधर, इसी में जाएगा, विपरीत नहीं जाएगा, क्योंकि थीटा का मान कितना है, 0। अगर थीटा 180 होता तो कहने का मतलब फटने के बाद वो किधर जाता है, इधर। थीटा अगर 90 होता तो फटने के बाद किधर जाता, ऊर्ध्वाधर, या कोई एंगल होता तो उस दिशा में। अब बात है जब थीटा 0 आ गया तो हम यहाँ पे v2 cos थीटा हम थीटा 0 रखेंगे, तो v2 cos 0 कितना है, 1, तो v2 कितना आ गया, 27.5। देखिए नीचे कैलकुलेट किया है, v2 कितना आ गया, 27.5। तो ये हमारा दूसरे गोले का वेग और दिशा आ गई। अब उसने उसके बाद पूछा था भाई फटने के बाद आपके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो वो देखने के लिए क्या करेंगे कि भाई चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी आपके एक्सप्लोजन से पहले और काइनेटिक एनर्जी आपके एक्सप्लोजन के बाद, उन दोनों का डिफरेंस। देखो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो डिपेंड करता है आपके वेग पर। अगर आपका एक्सप्लोजन से पहले का वेग अगर ज़्यादा है, उसका मान ज़्यादा है, तो वो पॉजिटिव आएगा, तो ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होगी। अगर आपकी नेगेटिव आ रही है कैलकुलेट करने में, तो जस्ट आप मोड लगा के काम करिए और उसको पॉजिटिव शो कर दिए, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल, के ई इनिशियल क्या है, हाफ m1 प्लस m2 यू स्क्वायर, और ये क्या है फाइनल। देखो ये एक गोला था जो फटने के बाद इस गोले में और इस गोले में कन्वर्ट हुआ, तो एक तो इसकी ऊर्जा प्लस इसकी ऊर्जा, तो हाफ m v1 स्क्वायर इसकी ऊर्जा हो गई, हाफ m2 v2 स्क्वायर इसकी ऊर्जा हो गई। तो जब मान रखा m1 प्लस m2 25, u कितना है 20, m1 15, v1 कितना है 15, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, m1 कितना है, m2 कितना है यहाँ पे 10, और v2 कितना है 27.5, स्क्वायर कर दिया, सॉल्व किया। देखो ये तो आया 5000 जूल, और ये सॉल्व करने पाया 5468.75 जूल। तो कहने का क्या मतलब है, ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा एक्सप्लोजन के बाद ज़्यादा आ रही है एक्सप्लोजन से पहले। तो कहने का मतलब ये अगर देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, लेकिन हमने मोड लगाया है और ऑलरेडी बता चुके कि ऊर्जा नेगेटिव नहीं होगी। तो सॉल्व करने पे कितनी आएगी, 4068, 468 नहीं 468, सॉरी 468.75 जूल। तो ये आपकी टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो इस तरह से आप कुछ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को आप कितना समझ पाते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जो अप्लाइड मैकेनिक्स है काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू दोस्तों।